हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल लाल। देखो, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, क्रैश कोर्स का नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ये चैप्टर जो है इसकी थ्योरी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो कंपटीशन प्रोस्पेक्टिव से हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 40 से 60 मिनट, 40 से लेकर के 60 मिनट के अप्रोक्स इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने इसके क्वेश्चन कर देंगे और इसी के साथ ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है, देखो दो तरीके की करंट होती है अपने पास। एक होती है डायरेक्ट करंट डीसी, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट एसी, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होती है, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। अल्टरनेटिंग क्या होता है, जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, यहां पर अगर वोल्टेज को आप किस तरीके से शो करते हो, वोल्टेज को आप एक साइनोसॉइडल वेव के रूप में शो करते हो। कैसे करते हो, साइनोसॉइडल वेव के रूप में शो करते हो, और करंट को भी आप साइनोसॉइडल वेव के रूप में शो करते हो। तो मान लो जो आपकी करंट है वो किस रूप में शो की जाएगी, आई एम साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से जो वी आएगा वो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव हमने क्यों लिख दिया, ये ओमेगा टी है, ये प्लस फाइव है। जो आपका v है, v और i है, इनके बीच में क्या होगा, कोई ना कोई कलांतर होगा। कलांतर होगा ना v और i के बीच में, तो जो कलांतर है वो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे फाइव मान लिया है आपके लिए। ठीक है, अब बात आती है ओमेगा क्या है, बताने की जरूरत नहीं है। ओमेगा आपके पास कोणीय आवर्ती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t है वो टाइम है, और फाइव जो है आपका वो क्या है, फेज एंगल है। क्या है, फेज एंगल कह दो या फेज डिफरेंस कह दो। ठीक है, जो आपका फाई है वो फेज डिफरेंस है, और ओमेगा टी क्या हो गया आपके पास, कला कोण, फेज एंगल। फेज एंगल हो गया। और ये जो आई और वी जो हमने लिखे, ये क्या हो गए, किसी इंस्टेनियस टाइम पे, किसी तात्क्षणिक बिंदु के ऊपर आपकी वोल्टेज और आपका करंट हो गया। जो फाई है वो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस, कलांतर, ERENC। ओके, इसके बाद अपने पास आता है जो प्रत्यावर्ती करंट है, जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, इसका एवरेज मान, इसका एवरेज मान। तो यहां नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो देखो सिंपल सी बात, इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका अगर फर्स्ट हाफ में हम मान देखो, फर्स्ट हाफ में मान देखोगे तो वो आएगा, पूछेगा नहीं कोई, फिर भी फर्स्ट हाफ में अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू देखो, ये क्या है, एवरेज इन फर्स्ट हाफ, ये आपके पास कितना आएगा, 2Im बटा पाई। तो ये आपका हो जाएगा, सोल्व करोगे तो 0.637 Im। ओके, सेकेंड हाफ की बात करोगे, सेकेंड हाफ के अंदर आप, ये क्या है, सेकेंड हाफ के अंदर आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो है, ये कितनी आ गई, I2 बार बराबर 2Im बटा पाई। देखो ये प्लस की थी तो ये किसकी आएगी, माइनस की। दिस विल बी माइनस 0.637 Im। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। आपको ध्यान रखना है, कभी भी एवरेज वैल्यू का मान इनमें से कुछ या IRMS वर्ग माध्य मूल मान की जगह नहीं रख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इंग्लिश हिंदी में लिखना हो तो आप लिखो वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, जिसे आप लिखते हो आरएमएस वैल्यू। अगर वोल्टेज की बात करोगे तो VRMS, और आई की बात करोगे तो IRMS। आप ये कैसे निकालोगे, आप निकालोगे वर्ग करो, उसका क्या करो, उसका माध्य लो। माध्य कैसे लेते हो, उसका 0 से लेकर के कैपिटल T तक पूरा समाकलन करते हो। ये क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई, वर्ग किया, उसके बाद उसका माध्य लिया। अब क्या करते हो, T का कंप्लीट भाग देते हो, वर्ग लिया, माध्य लिया, अब इसका मूल लेते हो। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाती है, VRMS वैल्यू कहलाती है। इसी तरीके से IRMS चाहिए तो वो भी इसी तरीके से हो जाएगी, वर्ग करो, उसका माध्य निकालो और उसका मूल ले लो। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ग माध्य मूल मान किसका, करंट का। दोनों के जो मान है वो आपके कितने आते हैं, वो आपके आते हैं
जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसका √2, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका √2 पार्ट आता है। इसे आप थोड़ा सा और लिखने चाहो तो ये होता है 1.414, 14×7 = 98, तो ये हो जाएगा 0.707 ऑफ Vm, और इधर हो जाएगा 0.707 ऑफ Im। यू कैन आल्सो राइट इट एज Vm है ना, Vm का 70.7%, इंग्लिश में लिखना हो तो 70.7% ऑफ Vm। इधर कितना हो जाएगा, Im का 70.7%। ठीक है, ये आपके पास वर्ग माध्य मूल मान आ गया, आरएमएस वैल्यू आ गई। देखो जो आई एवरेज आपके पास 0 आया है, इसी तरीके से वी एवरेज भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये किसके लिए, दिस इज फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक पूर्ण चक्कर के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी वो कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है ना, हाफ के लिए इतनी आएगी और सेकंड हाफ के लिए इतनी आएगी। वोल्टेज में पूछ लेते हो कितनी आएगी, 0.3 इतना, और वीएम ये कितना आ जाएगा, माइनस का 0। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि वोल्टेज के लिए आपको चाहिए तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, V1 का बार, V2 का बार, V1 V2 क्या है, फर्स्ट हाफ में V1 है और सेकंड हाफ में आपके पास V2 बार है, क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और I1 वोल्टेज एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फर्स्ट हाफ। ठीक है, आरएमएस वैल्यू की बात कर दी हमने। इसके बाद अपने पास इस पे एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन कर लेते हैं। वो क्वेश्चन है अपने पास, आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी, 50 हर्ट्ज, और वीआरएमएस दिया गया है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, वीआरएमएस कितना है आपके पास, 200√2 वोल्ट। क्या निकालना है आपको, वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, जो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तात्क्षणिक वोल्टता का मान आपको निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो कैसे होगा, देखो एफ दे रखा है आपको, तो सबसे पहले तो ओमेगा निकालो, तो कितना आएगा, 2πf, तो ये आता है 2 गुणा पाई गुणा 50, तो ये आ गया 100 गुणा पाई। और वीआरएमएस दे रखा है, तो वीआरएमएस दे रखा है, तो वीआरएमएस कितना होता है, 200√2, ये होता है आपके पास अधिकतम वैल्यू का √2, तो यहां से वीएम कितना आ गया, √2 का गुणा कर दो तो ये आ गया आपके पास 400। तो आपके पास जो वी की समीकरण थी वो क्या आ जाएगी, V बराबर V0 या Vm, अधिकतम मान कितना है 400 साइन ओमेगा टी, मतलब 100t। साथ में एक चीज आप मिस कर रहे हो, क्या, पाई भी तो है, तो पाई भी लिखो, 100πt। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई। इसके बाद आपके पास एक नई चीज आती है, वो आती है फेजर डायग्राम। क्या आती है, फेजर डायग्राम। हिंदी में आप लिखोगे तो इसे लिख दो फेजर आरेख या फेजर ग्राफ। ठीक है, ये क्या कहता है, फेजर डायग्राम क्या कहता है, फेजर डायग्राम इसके नाम से पता चल रहा है वोल्टेज और करंट जो आपके पास उनकी जो फेज है, वोल्टेज और करंट की जो फेज है ना, उनका बीच जो डायग्राम बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम बोलते हैं। तो इसके अंदर आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर आपके पास वोल्टेज है वो कितनी हो, Vm साइन ओमेगा टी हो, और जो करंट है वो कितनी हो, I बराबर Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो। जो आपका I है वो क्या बोलते हैं, धारा जो है वो वोल्टेज से, जो धारा है आपकी वो वोल्टता से फाई कला कोण क्या है, आगे है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम क्या बनेगा, देखो आप, सिंपल सी बात है, V जो है वो किसी टाइम के ऊपर ओमेगा टी है ना। एक चीज आप और भी ध्यान रखना, क्या I बराबर क्या होता है, V/R, तो V की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, I से। तो V का मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए जो वेक्टर बनाएंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो V को आपको ओमेगा टी पे दिखाना है। ठीक है, तो ये आपके पास x एक्सिस हो गया, ये आपके पास y एक्सिस हो गया। तो आप इसमें दर्शाइए पहले V को, तो किसी कोण के ऊपर, किसी कला कोण ओमेगा टी के ऊपर ये आपका V रहा, ये आपका ओमेगा टी आ गया। अब जो I आएगा ना वो ओमेगा टी तो होगा ही होगा, प्लस में फाई और होगा।
ठीक है, तो ये आपका जो ओमेगा टी दर्शाया आपने, ये कितना वाला है, ये कौन सा है, ओमेगा टी, सिर्फ और सिर्फ ये आपका वी पे आ गया, ये वी एम मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, अब इसके बाद जो आप आई एम दर्शाएंगे, आई एम क्या है, फाई कौन आगे है, तो इससे फाई आप थोड़ा सा आगे दर्शा दो। देखना इसका मान कम था ना, तो इसका मान हमने कम ही दर्शाया है, समझ रहे हो ना, पीछे है थोड़ा ये, इसको और सही तरह से दर्शाना है, तो आप थोड़ा सा इसको और कर दो, इसको और आगे ले जाओ थोड़ा सा। ठीक है, ये आपके पास वी एम था, ये आपके पास आई एम है, ये जो है आपके पास आई एम, ये फाई कोण आगे है, किससे है, वोल्टा से फाई कोण आगे है। ठीक है, तो ये आपका फेजर डायग्राम हो जाएगा, जहां पे ये आपकी क्या हो गई, इतनी लंबी वोल्टा है, और ये जो पार्ट है वो आपका आई को शो कर रहा है। ओके, चलें इससे आगे। ठीक है, इससे आगे चलो, इससे आगे आप देखोगे तो अब देखो, अब अपने काफी पॉइंट समझ ली है ना, कि वोल्टेज को कैसे शो करते हैं, करंट को कैसे शो करते हैं, फेजर डायग्राम में चीजें कैसे होती है। अब अपने अलग अलग सर्किट का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अलग अलग सर्किट होंगे अपने पास, अपने उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सर्किट देखो, सबसे पहला सर्किट है अपने पास यहां पे, रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब क्या है, जब सर्किट में आपके पास क्या है, ओनली रेजिस्टेंस हो, ओनली रेजिस्टेंस हो, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, केवल प्रतिरोध वाला परिपथ, केवल प्रतिरोध वाला परिपथ। अगर आपके पास परिपथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रतिरोध भी है, जैसे कि ये प्रतिरोध हो गया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो सिर्फ इस सर्किट की अगर हम बात करें तो यहां आप देखो सारी चीज क्या आएगी। अगर ऐसा हो तो वोल्टेज और जो धारा है वो सेम के सेम किस में रहेगी, फेज में रहेगी, कोई भी फेज डिफरेंस वहां पे नहीं पाया जाएगा। तो वी है वो क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। तो जो आपका वी एम क्या मैक्सिमम मान है, इसी तरीके से आई क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, वी और आई में रिलेशन क्या आ जाएगा, आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर, तो वी बटा आर। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो, और इसको इक्वेशन 3 दे दो। बस कलांतर की बात करो, जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा तो इसको आप कैसे बनाओगे, इसका डायग्राम बना सकते हो, आप बना सकते हो ना। जैसे ये है, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, और ये 3 पाई बाय 2 है, और ये आपके पास 2 पाई है। ओके, तो v बड़ा होता है, v आई बराबर क्या होता है, v बटा r, तो v बड़ा है, तो v बड़ा है साइन का अगर आप बनाओ, इस पे 0, इस पे मैक्सिमम है ना, ये कुछ इस तरीके से चलेगा, इस पे -1, और फिर इससे। अब जो आपका दूसरा आएगा क्या, करंट वाला जो आएगा वो सेम फेज में है, मतलब दोनों जिस पे ये 0 उस पे वो भी 0, जिस पे ये मैक्सिमम उस पे ये भी मैक्सिमम, पर डिफरेंस क्या है, ये उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। जो ब्लू वाला है ना वो किसका है, करंट वाला है, करंट का है, और जो ब्लैक वाला है वो वोल्टेज का है, वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब बात आती है, अपने फेज डिफरेंस की बात कर ली, अब बात आती है रेजिस्टेंस की। क्या सर्किट का रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ेगा, जो आर है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्या, तो इसका जवाब है नहीं करता। ठीक है, तो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चाहे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो और चाहे वो आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है ना, आवर्ती पर निर्भर नहीं करेगा, आवर्ती पर निर्भर नहीं रहेगा। ये आप चाहो तो आप लिख सकते हो। फेजर डायग्राम बनाओगे, इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों एक दिशा में, दोनों के दोनों ओमेगा टी के ऊपर, बस फर्क इतना है, जो v होगा वो इतना होगा, तो जो i होगा वो यहां तक ही रह जाएगा। ये i है, ये जो पूरा वाला है ये v है, इसका आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना, वो मैंने बता ही दिया, v होगा उसको आप इस इधर रिप्रेजेंट करोगे तो vm वाला हमेशा बड़ा होगा, i को आप इधर रिप्रेजेंट करोगे तो im वाला उससे छोटा होगा। इसी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बस इतना ही एंगल है, अंतर है। ठीक है ना, जो जब फेज डिफरेंस आएगा तो थोड़ा सा i और v में डिफरेंस आ जाएगा, यहां पर कोई भी फेज डिफरेंस इसमें है नहीं। इसके बाद आती है
पावर कितनी होगी? देखो जो आपका P है वो कैसे दिया जाता है? VI से दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, आगे वाले में और शॉर्ट कर देंगे। V कैसे लिखते हो आप? V लिखते हो आप, V आप लिखते हो, इसको लिख दो आप IRMS, इसको VRMS, IRMS, V इसको VRMS को कैसे लिखते हो? VM साइन ओमेगा टी, I को IM साइन ओमेगा टी, क्योंकि फेज डिफरेंस तो है नहीं, तो ये क्या आया? VM IM साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये तो आ गया पावर का तात्क्षणिक मान। अब इसका क्या लो? पावर का अगर एवरेज निकालो तो कितना होगा? VM का VM, IM का IM, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है? 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो आपके पास जो एवरेज पावर थी, P एवरेज था, वो कितना आ गया? VM IM/2 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो? इसको एक रूप में कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो VRMS.IRMS। इसको आप ऐसे मत लिखो यार, इसको सीधा ही लिखो आप। ठीक है, ये सीधा ही है, V इंटू आई, P बराबर VI होता ना, सिंपल फॉर्मूला उसको यूज किया है, P बराबर VI। V का मानक दिया तात्क्षणिक के ऊपर और I का मानक दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो VM/√2 बनेगा, क्या लिख सकते हो इसको आप? इसको लिख सकते हो VM/√2 गुणा IM/√2। तो ये बन गया VRMS, ये बन गया IRMS। ठीक है, ये आपके पास आ गई एवरेज पावर। इसके बाद आता है, ये क्या था? रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है ना, यहां पे क्या था? ओनली रेजिस्टेंस था सर्किट के अंदर। अब जो सेकंड नंबर जो सर्किट आ रहा है वो कैसा होगा? वो होगा आपके पास ओनली, आपके पास कुंडली जुड़ी हो। इसको आप कुंडली को क्या बोलते हो? कुंडली को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? मुझे याद नहीं आ रहा। कोइल, ओनली कोइल, कोइल नहीं बोलते इसको, कुछ बोलते हैं। प्रेरक को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टर जुड़ा हो, इंडक्टर ओनली सर्किट। ठीक है ना, ओनली कोइल मत लिखो, इंडक्टर ओनली सर्किट। जब आपका सर्किट है ना, उसमें क्या जुड़ा होगा? ओनली इंडक्टर जुड़ा होगा, ऐसी कुंडली जुड़ी होगी। ठीक है, या आप तो को लिखना है तो आप लिख दो सिर्फ कुंडली वाला सर्किट, या सिर्फ प्रेरकत्व वाला, प्रेरकत्व वाला सर्किट। ठीक है, यहां आपकी वोल्टेज जुड़ी हुई है, इसका जो इंडक्टेंस है वो कितना है? L है। इस केस में क्या होता है? देखो, इस केस के अंदर जो आपकी जो वोल्टता होगी वो कितनी होगी? V बराबर VM साइन ओमेगा टी, और जो करंट होगी आपकी, वो करंट आपकी आएगी IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसके अंदर आपकी जो करंट है, करंट विल बी बिहाइंड फ्रॉम वोल्टेज with phase angle of π/2। आपकी जो करंट होगी वो वोल्टेज से π/2 कला कोण क्या होगी? पीछे होगी। तो अब बाकी सारी चीज यहां पे निकालो। जो IM आएगा वो क्या होगा? IM होगा जो क्या था वहां पे, क्या था? VM/R। क्या था? R। यहां पे जो प्रतिरोध है वो R से नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा XL से। किससे? XL से। जो XL है इसको लिखते हैं अपने ओमेगा L से। किससे? ओमेगा L से। तो इसके अलावा जो XL है, ये इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात। रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, दो तीन होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, एक होता है रिएक्टेंस, एक होता है कैपेसिटेंस। ये आपके पास इंडक्टेंस, ये प्रेरणिक प्रतिघात है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? ओमेगा एल। अब आप खुद देखो, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? जो ओमेगा एल है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है नहीं करता? करता है। तो जैसे ही आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, आपकी धारा का मान कह दो, चाहे आप IM का मान कह दो, क्या होगा? घटेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात आती है, ये बाकी सारी चीजें हमने लिखी थी। अब आपके पास जो कला का आप अरे ग्राफ बनाते हो ना, इस तरीके से कुछ, उसमें देखो ध्यान रखना धारा पीछे है। ठीक है, धारा को आपको पीछे रखना है, तो पहले आप वोल्टता का बना दो, ब्लैक वाला वोल्टता का ग्राफ। ये लो, आपका वोल्टता ग्राफ आ गया। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये अपने पास 2π है। ये टाइम के साथ बढ़ रहा है। ये किसका ग्राफ है आपके पास? ब्लैक वाला जो है वो वोल्टता का है।
इधर क्या बढ़ रही है, वोल्टता बढ़ रही है, ब्लैक वाले से मैंने दर्शा रखा है। अब मैं ब्लू वाले से दर्शा रहा हूं, वो किसके लिए, करंट के लिए। तो आप देखो जो करंट है वो क्या है, π/2 पीछे। π/2 पीछे मतलब जहां ये पहुंचा है ना, वहां वो कब पहुंचेगा, π/2 डिफरेंस के बाद, ठीक है ना। जैसे ये वो कहां है, कितने पे, 0 पे ना, तो जो करंट आपको वो 0 पे पहुंचेगा कब, π/2 के बाद, मतलब अब ये यहां से स्टार्ट होगा और इसकी हाइट से क्या रहेगा, कम रहेगा। अब यहां पे कितना हो गया, यहां पे कितना मैक्सिमम था ना, तो ये कितने मैक्सिमम होगा, π/2 के बाद मैक्सिमम होगा। तो ये ऐसे आएगा ग्राफ, समझ पा रहे हैं, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आएगा। ये इससे पहले कहां था, इस पे था ना, नेगेटिव पे था, तो इस पॉइंट पे क्या रहेगा, इस नेगेटिव पे रहेगा। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ध्यान रखना ये हाइट है ना वो इससे कम रहेगी, मैक्सिमम हो गया। इसके बाद ये इसका ये पॉइंट आया, इससे ये पहले 0 पे था तो इस पॉइंट पे ये कितने पे आएगा, 0 पे आएगा। इसके बाद इस पॉइंट पे माइनस में था तो ये इस पॉइंट पे माइनस में आएगा। ये किसका ग्राफ है, ब्लू वाला आपके पास करंट का ग्राफ है, ठीक है ना। करंट जो है वो π/2 कला पीछे रहेगी। ये देखिए आपको ओमेगा के समानुपाती है तो एक्सएल है वो एफ के भी समानुपाती होगा। मतलब अगर आपने ओमेगा बढ़ाया तो प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ जाएगा और जो करंट होगी वो घट जाएगी। इसके बाद आती है औसत शक्ति क्षय, एवरेज पावर डीके। पी बराबर कितना था, वी आई, सेम का सेम यहां निकालोगे तो पी एवरेज निकाला था वहां, उसी तरीके से यहां निकालते हैं। तो वी कितना है, यहां पे वी है अपने पास वी एम साइन ओमेगा टी, जो आई है वो कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का π/2 है, तो साइन ओमेगा टी माइनस π/2 से माइनस बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा एन साइन ओमेगा टी, आई एम साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है, साइन π/2 माइनस थीटा चेंज होगा, कोस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये आएगा माइनस का वी एम आई एम साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी क्या होता है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, और ये है वी एम, ये है आई एम, ये है माइनस। अब देखो इसकी क्या निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है साइन हो चाहे कोस हो, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी, इनकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, कितनी आती है 1। ऐसे देख लो साइन स्क्वायर का एवरेज मान कितना, मैक्सिमम मान कितना होगा 1, माइनस करो चाहे प्लस लिखो, -1 लिखो चाहे प्लस मान लिखो, स्क्वायर तो 1 ही होगा, और मिनिमम कितना होगा 0, तो एवरेज कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से कोस वाले का मैक्सिमम मिनिमम, इसका एवरेज भी कितना आ गया 1/2। अगर साइन हो, साइन ओमेगा टी हो, या साइन 2 ओमेगा टी हो, या कोस ओमेगा टी हो, या फिर कोस 2 ओमेगा टी हो, इसका मैक्सिमम मान कितना होता है 1, मिनिमम मान -1, दोनों का एवरेज कितना है 0, तो इसका जो एवरेज होगा वो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो पी एवरेज जो होगा वो यहां कितना आ जाएगा 0। ये एक ट्रिक से आप ये भी याद रखें, जब भी फेज एंगल, जब भी जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस कितना होगा π/2 होगा ना, पी एवरेज जो है औसत शक्ति क्षय कितना आएगा आपके पास, हमेशा 0 आएगा। ये सेम का सेम किस में आएगा, ओनली संधारित्र के केस में भी आएगा, ठीक है। इसके अंदर हमने सारी चीज लिख ली, बाकी एक कोई टर्म बाकी है तो वो देख लो, कुछ बाकी नहीं है इसके अंदर, तो बस ये तो हो गया। आगे चलो, इसके बाद अपने पास आता है, इसका फेजर डायग्राम नहीं बनाया ना, ठीक है, इसका फेजर डायग्राम बनाओ। इसका फेजर डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, बना दें क्या, बना दो। देखो इसका बना देता हूं, बाकी का तुम अपने आप बना लेना, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम बनाओ, पहले वोल्टता के लिए बना दो बिना सोचे, ओमेगा टी के ऊपर। ये लो जी, ये आपकी मैक्सिमम वीएम को शो कर रहा है, ये आ गया यहां पे आपके पास वीएम। अब देखो करंट वाला, देखो करंट क्या है, π/2 पीछे है, तो इससे π/2 पीछे ले जाओ, बस ध्यान ही रखना π/2 पीछे कहां जाओगे आप, यहां जाओगे, ये लो π/2 आप पीछे लेके जाओ, पर इसकी हाइट का ध्यान रखना, ठीक है ना। हाइट का ध्यान कैसे रखोगे, इसकी हाइट इतनी थी ना तो इससे कम हो जाएगी इसकी हाइट, ये इतनी रहनी चाहिए इसकी हाइट। ये आपके पास क्या है आई एम, ठीक है, ये अपने पास आई एम आ गया।
अब आगे के आप अपने आप बना लोगे। अगर वो होगा संधारित्र का केस आएगा तो जो आई एम है वो आगे आएगा, तो ये कहां बनेगा, इस साइड बन जाएगा यहां पे आकर के। ठीक है, अब देखो तीसरा केस। तीसरा केस क्या कहता है, ओनली कैपेसिटर, कैपेसिटिव सर्किट कह दो चाहे, कैपेसिटिव सर्किट, परिपथ में सिर्फ क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो। परिपथ में सिर्फ क्या जुड़ा हो, संधारित्र जुड़ा हो। जोड़ दो संधारित्र, क्या हो जाएगा ये केस, ये वोल्टेज है, ये आपका कैपेसिटर जुड़ा है। तो अब सारी चीज फटाफट लिख दो। V बराबर, वहां धारा क्या थी, पीछे थी, यहां धारा क्या हो जाएगी, आगे हो जाएगी। तो अपने पास I, ये बराबर आ गया आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहां क्या है, ये क्या है आगे, धारा क्या है आगे, और ये क्या है पीछे। इसको लिख सकते हो ना आप, ये क्या है, लीड है, आगे है, और ये क्या है, लैग है, पीछे आपके पास। ठीक है, एवरेज शक्ति निकालोगे, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, एवरेज शक्ति कितनी आएगी, 0। इसी तरीके से फेज डायग्राम आप इसका बना सकते हो, बना सकते हो ना। इस बार कहाँ आ जाएगा, फेज डायग्राम की बात करो, अगर मैं इधर लिख दूं, ठीक है ना, ग्रीन पेन से देख लेना वहां पे फेज डायग्राम जो है आपका। फेज डायग्राम कहां से आएगा, आई जो है वो पाई बाय 2 आगे है, तो ये जो जितना आ रखा है इससे पाई बाय 2 आगे चलो, इधर आ जाओ, ये लो, ये आपका किसका आ गया, आई का आ गया। कौन से वाली के अंदर आ गया, ये आपका आ गया इसके अंदर। ठीक है, कैपेसिटर वाले के अंदर। तो फिर इसका फेजर डायग्राम भी समझ गए आप। इसी तरीके से इसका ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं ना। वोल्टेज का तो सिंपल हो गया, ठीक है जी, वोल्टेज का सिंपल हो गया। तो इसका बनाओ, रेड से शो कर रखा ना कैपेसिटर वाले को, तो इसको दर्शाओ, धारा को आगे करना है। जहां पे अब क्या होगा, धारा पहले पहुंचेगी, है ना, ये यहां पे है, ये बाद में कहां पे है, बाद में कहां पहुंचेगा, यहां। तो इस पे धारा पहले पहुंच जाएगी, ये लो जी, धारा पहले पहुंच गई इस पे। इसके बाद ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। तो इस बार धारा इससे आगे चल रही है, देखो, ठीक है ना, इससे आगे इस पे मिनिमम होगा, धारा इस पे पहले मिनिमम हो जाएगी। इसके बाद ये इस पे 0 होगा, ये इससे पहले ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रेड वाला है ये किसका है, करंट का है। ठीक है, और जो एक चीज और, यहां पे अब जो आई बराबर वी बटा आर जो होता है, तो यहां पे आई बराबर वी कितना है, वी एम बटा आर। आर क्या रहेगा, एक्स सी रहेगा। क्या रहेगा, एक्स सी रहेगा। इसको बोलते हैं दार्तीय प्रतिघात। एक्स सी, इसको क्या बोलते हैं, दार्तीय प्रतिघात। दार्तीय प्रतिघात, जिसको आप बोल सकते हो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसको आप लिखो, एक्स सी जो है इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1 बाय ओमेगा सी। तो वी एम 1 बाय ओमेगा सी, ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा ओमेगा सी इंटू का वी एम। अब एक चीज देखो, जैसे ओमेगा बढ़ेगा, यहां देखो ओमेगा बढ़ेगा तो एक्स सी घटेगा, प्रतिरोध घट गया, तो धारा का मान बढ़ गया। समझ रहे हो ना आप, कि जो धारा का मान है वो बढ़ जाएगा प्रतिरोध, वो ओमेगा बढ़ने पे, क्यों ओमेगा बढ़ेगा, जिससे प्रेरणिक प्रतिघात जो आपका जो धारतीय प्रतिघात है वो घटेगा, ये घटेगा, तो धारा का मान है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बस फेजर डायग्राम वगैरह सब हो गए इसके, एवरेज वो भी चीज हो गई, और कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। अब देखो, अब पूरा का पूरा सर्किट आ जाए आपके पास कंप्लीट, आपको एलसीआर ही मिल जाए। तो यहां अगला टॉपिक डालो, when LCR is connected, when LCR is connected in circuit, LCR कनेक्ट कर दो, करो LCR। L लाओ सबसे पहले, तो ये लो, C लाओ, ये लो, R लाओ, ये लो। नाउ ऐड दिस टू वोल्टेज, L C R। ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। अब इसमें देखो, अगर आपने ये सर्किट समझ लिया ना, तो आपके बाकी के सारे सर्किट अपने आप ही हो जाएंगे इसके साथ साथ। ठीक है, तो यहां पे आप ऐसे देखो कि आपकी जो वोल्टेज है वो तो आपने सिंपल सोर्स खुद से लगाया है, तो वो रहेगा Vm साइन ओमेगा टी, और आपका जो I है वो रहेगा Im साइन ओमेगा टी माइनस
फाई। ठीक है, ये जो लीड कौन कर रहा है, लीड ये कर रहा है लीड, और ये क्या है, लैग है। आई आपका क्या है, पीछे है। ठीक है ना, वी फाई कौन आगे है, या ऐसे मत लिखो, या लिखो आई जो है वी से फाई कला कौन क्या है, पीछे है। ठीक है, फाई फेज एंगल बिहाइंड है। ओके, अब यहां पे आप देखो, यहां पे है ना सबका कंट्रीब्यूशन होगा, रेजिस्टेंस वाले का कंट्रीब्यूशन भी होगा, एल वाले का भी होगा, और सी वाले का भी होगा। ठीक है ना, मतलब रेजिस्टेंस का भी होगा, कैपेसिटर का भी होगा, और ये जो इंडक्टर है आपके पास इसका भी होगा। तो जो वोल्टेज आएगी यहां पे वो कैसे आती है, देखो वोल्टेज आएगी वीएम, उसके अंदर तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। वी आर तो बिल्कुल अपना सेपरेट रहता है, तो ये आएगा वी मैक्सिमम वैल्यू रेजिस्टेंस आर वाले की, प्लस अब ये जो एक्सएल और एक्ससी है ना, इनका कंट्रीब्यूशन चलता है। जो एक्सएल है वो वोल्टेज को आगे रखना चाहता है, जो कैपेसिटर है वो आपके पास वी को आगे दोबारा सुनो, जो कैपेसिटर है वो धारा को आगे रखना चाहता है, जो एल है वो आपका वोल्टेज को आगे रखना चाहता है। तो वोल्टेज की बात हो रही है यहां पे, तो यहां पे ये जाएगा वी एम एल, ठीक है, माइनस वी एम सी का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। इसकी आप मान रखोगे तो वी बराबर क्या होता है, आई आर, तो ये बनेगा आई एम का स्क्वायर आर एल का स्क्वायर। इसी तरीके से यहां आई एम और एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी, इसका स्क्वायर ऊपर रूट है, आई एम कॉमन ले लो तो ये आई एम बाहर आ जाएगा, ये बनेगा आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये क्या है, वी एम। अब वी एम को आप क्या लिख सकते हो, या आप यहां से लिख दो आई एम बराबर वी एम बटा रूट ऑफ आर एल का स्क्वायर, आर एल नहीं सॉरी आर ये है ना सिंबल, तो ये तो सिंपल आर ही होगा, आई आर रेजिस्टेंस के लिए तो आर ही आता है, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब इसको आप सारे केस बना सकते हो, जैसे ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये हो गया आपके पास 3। ठीक है, अब 3 के अंदर देखो इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 से आप कोई सा भी केस बना सकते हो। देखो एक्सएल बराबर एक्स सी कर दो, ठीक है, या फिर क्या करो एक्सएल बराबर एक्स सी बराबर 0 कर दो। अगर आपने 0 कर दिया तो ये केस कौन सा बन गया, केस पहला बन गया, जिसमें आपके पास क्या था, सिर्फ रेजिस्टेंस था। दूसरा केस बनाना है तो आप क्या करो, एक्सएल, एक्सएल वाला केस बनाना है सिर्फ एलओ, तो एक्सएल को रख लो, एक्स को क्या कर दो 0 कर दो, आर को क्या कर दो 0 कर दो। ये केस दूसरा बनेगा आपके पास, जिसके अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ एल है। केस तीसरा बनाना है, एक्सएल क्या कर दो 0 कर दो, एक्स को 0 मत करो, इसको रखो, आर को क्या कर दो 0 कर दो, तो ये क्या बन गया आपके पास, केस 3 बन गया। यहां से क्या बन गया, एक कैपेसिटिव वाला सर्किट बन गया। तो एक ही पॉइंट से आपके पास तीनों सर्किट आ जाएंगे। अब देखो, अब जो आपको फेज एंगल चाहिए, फेज एंगल फाई चाहिए, वहां पे तो क्या था, पाई बाई 2 चल रहा था, चाहे वोल्टेज वाला हो, चाहे कैपेसिटर वाला हो, चाहे इंडक्टर वाला हो, ठीक है ना, चाहे कुंडली वाला हो आपके पास, प्रेरकत्व वाला हो, चाहे संधारित्र वाला हो। पर यहां पे जो आपके पास tan फाई आएगा, देखो tan फाई कैसे निकलेगा, आपको पता है पहले क्या था, ये तो R है सिंपली, जो मतलब R जहां होगा, ठीक है, इसकी वोल्टेज तो इस साइड रहेगी, है ना, और जो प्रेरकत्व आएगा वो वोल्टेज को आगे रखेगा इस साइड में, 90 डिग्री आगे रखेगा ना वोल्टेज को, और जो आपके पास कैपेसिटिव आएगा वो पीछे रखेगा, ये आगे रखेगा और ये पीछे रखेगा। तो इस साइड में कितना होगा टोटल, देखो तो आप VL माइनस का VC, और इस साइड में आपके पास कितना है, सिंपल का सिंपल VR है। तो जो आपका tan फाई निकालोगे, tan फाई क्या होता है, लाल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार, तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं बस, ये लंब बटा आधार, लंब क्या हो जाएगा VL माइनस का VC बटा आधार क्या हो जाएगा R। ठीक है, इनके मान रख दो सबके, तो VL का मान कितना होता है IM XL, इसका IM XC, इसका IM R, तो ये बन गया XL माइनस XC बटा R, ये आ गया tan फाई। कितना आ गया tan फाई, यहां से फाई लिखना हो तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स XL माइनस XC बटा R। ठीक है, ग्राफ फेजर आयक कोई जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हो। जेड जो है आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे जो नीचे है ना जेड, यही तो जेड है, इसी को तो जेड कहा गया है, जो इसके नीचे लिखा है ना, ये इसको क्या लिखोगे IM बराबर VM बटा जेड। ठीक है ना, तो ये इसी को जेड बोला, जेड क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC,
इसका स्क्वायर, इसे क्या बोला गया है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस नहीं सॉरी इंपीडेंस बोलते हैं इसको, इंपीडेंस। एक होता है रिएक्टेंस, हाँ इंपीडेंस बोलते हैं इसको, ठीक है, इंपीडेंस बोलते हैं इसको जेड को कुल मिला करके। अब आपके पास बस कुछ है ही नहीं, अब आपके स्पेशल केस बना सकते हो आप। स्पेशल केस क्या है इसका? स्पेशल केस देखो, स्पेशल केस इसका एक ही है, अगर क्या हो जाए एक्सएल बराबर एक्स ही हो जाए तो क्या होगा? देखो तो आपका जो जेड है, तो आपका जो जेड है वो कितना हो जाएगा? एक्सएल बराबर एक्स ही कर दो तो ये कितना हो जाएगा? जेड बराबर आर हो जाएगा। जेड बराबर आर कर दो तो आई एम क्या आ जाएगा? वी एम बटा कंप्लीट जेड है, जेड की जगह क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। जो फाई है वो क्या आ जाएगा? देखो एक्सएल बराबर एक्स ही किया था, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स जीरो, तो फाई कितना आ गया? जीरो। तो ये आपका सेम सर्किट कैसे बिहेव करेगा? एक रेजिस्टेंस सर्किट की तरह, ओनली प्रतिरोधाई सर्किट के अंदर ये इस तरीके से बिहेव करने लगेगा। इसके बाद अपने पास आता है अनुनाद परिपथ, ठीक है, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट, एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। एलसीआर रेजोनेंस सर्किट देखो क्या कहता है? एलसीआर रेजोनेंस सर्किट वो कहता है अनुनाद की अवस्था वो है, इसे आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना एलसीआर अनुनाद की अवस्था, ठीक है। एलसीआर अनुनाद की अवस्था वो है जहां पे जो प्रतिबाधा है, जहां पे जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी? मिनिमम होगी। प्रतिबाधा क्या होगी? मिनिमम होगी। और जो धारा है, प्रतिबाधा मिनिमम हो गई तो धारा क्या हो जाएगी? अधिकतम आ जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या होता है? आपका जो इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। कैसा होता है? मिनिमम, न्यूनतम। और जो आपकी करंट है आई, वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब एलसीआर रेजोनेंस सर्किट होता कौन सा है? एलसीआर रेजोनेंस सर्किट वही होता है जो आपने अभी भी स्टडी किया था, एक्ससी इजिकल टू एक्सएल इजिकल टू एक्ससी। करो, एक्ससी को क्या बोलोगे आप? एक्सएल है, इसको बोलते हो आप ओमेगा एल, एक्ससी को आप बोलोगे 1 बटा ओमेगा सी। इसको सोल्व करो तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बाय एल सी, या ओमेगा बराबर 1 बाय रूट एल सी, ठीक है ना। ये आपके पास क्या कहलाती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कह दो या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह दो, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ बराबर 1 बाय रूट एल सी। यहां से एफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। ये आ जाएगी अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है। इस केस के अंदर भी फाई आप निकालोगे तो कितना आएगा? फाई बराबर क्या था? tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी, दोनों क्या है? बराबर है, बटा आर है, तो ये बनेगा tan इनवर्स जीरो। tan इनवर्स जीरो कितना होता है? जीरो। बस इस केस में आई एम क्या हो जाएगा? आई एम क्या होगा? आई एम मैक्सिमम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वी एम बटा जेड था, जेड का मान क्या बचेगा? आर बचेगा, बस। और इसके अंदर अपने पास क्या है? देखो ये आ ही गया। अब इसके अंदर एक फैक्टर और आता है अपने पास, बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। जो आपको बैंड चौड़ाई दी जाती है ना, उसके लिए आपको दो फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा 1 कोमा ओमेगा 2। ये क्या है? ये है अर्ध शक्ति आवृत्तियां, अर्ध शक्ति आवृत्तियां, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर शक्ति जो है अधिकतम शक्ति की आधी रह जाती है, क्या कहलाती है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अब इसके अंदर अधिकतम शक्ति की भी बात कर लेते हैं। मैक्सिमम शक्ति कितनी होगी आपके पास? जो पी मैक्सिमम आएगी वो कितनी आएगी? आई स्क्वायर इंटू
IM जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए पहले तो। IM मैक्सिमम कब होगा? IM मैक्सिमम होगा रेजोनेंस सर्किट के अंदर। रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होगा? XL इज इक्वल टू XC होगा, तब आपका IM मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। तो IM मैक्सिमम स्क्वायर इंटू R, ये क्या है आपके पास? मैक्सिमम पावर है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट जिनके ऊपर जो शक्ति है वो अधिकतम शक्ति की आधी रह जाती है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपके पास अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है, ठीक है, अर्ध शक्ति आवर्तियां कहलाती है। अब इसको आधी करोगे, ये छोड़ो। उसके बाद अपने पास आता है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई कैसे निकालोगे आप? बैंड चौड़ाई आपको क्या आप कहते हो? डेल ओमेगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी बड़ी वाली माइनस पहले वाली। इसका डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये मैक्सिमम शक्ति हो गई, ये तो हो जाएगी मैक्सिमम शक्ति। ये दोनों हाफ पॉइंट वाले हो गए, ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा 2 हो गया। इधर आपका ओमेगा है और इधर आपके पास IM है, ठीक है। तो ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आता है, जिसको आप डेल ओमेगा भी लिखते हो। इसका मान होता है R बटा L, और जो डेल ओमेगा है इसे आप एक तरीके से 2 पाई डेल F भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास डेल ओमेगा क्या आ गया? डेल ओमेगा आपके पास आ गया R बटा L, जो आपके काफी काम आगे जाकर के आने वाला है। उसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक। यहां बस आपके पास ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। विशेषता गुणांक, विशेषता गुणांक किसके बारे में बताता है? तीक्ष्णता के बारे में बताता है। क्या बताता है? तीक्ष्णता। ये आप कह दो पीक के बारे में, ठीक है। जिसकी पीक जितनी तीक्ष्ण होगी, तीक्ष्ण मतलब तीखी, ये तीखी है, ये तीखी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा क्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके लिए आपका क्यू क्या होगा? कम होगा। जो श्रेणी अनुनाद परिपथ है, हमने जो परिपथ पढ़ा है कैसा था? श्रेणी अनुनाद था ना, ऐसे एक साथ जुड़े हुए थे इस तरीके से, एक का कोना दूसरे कोना तीसरे कोना। तो जो यहाँ पे आपका क्यू आता है वो क्या आता है? वो आता है अनुनादी आवर्ती। क्वालिटी फैक्टर कितना आता है? अनुनादी आवर्ती, ये फॉर्मूला बन सकता है इसलिए मैं कंप्लीट लिखवा रहा हूं। ये अनुनादी आवर्ती और बटा बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवर्ती आपकी कितनी थी? ओमेगा R। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखो हमने निकाली होगी अभी भी, देखो आप, ये रही, ये आ गई R रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, अनुनादी आवर्ती। तो क्या था? ओमेगा R बटा आ जाएगा डेल ओमेगा। ओमेगा कितना है? 1/√LC, और डेल ओमेगा कितना है आपके पास? R बटा L। तो ये बन गया आपके पास Q बराबर √L बटा C और 1/R। यहां से क्वेश्चन क्या आता है? इफ यू वांट Q हाई, Q को हाई रखना तो क्या करना पड़ेगा? R को कम रखना पड़ेगा, L को हाई रखना पड़ेगा और C को भी कम रखना पड़ेगा। ये आपके पास अनुनादी आवर्ती के लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है। सारे जितने फॉर्मूले इस में लिखवाए आपको, सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। औसत शक्ति का एक फॉर्मूला लास्ट में और लिखा हुआ है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। पी वेक्टर पी बार जो है आपके पास औसत शक्ति 6 है, इसका फॉर्मूला क्या है? ये आपके पास VRMS और IRMS cos फाई, ठीक है। cos फाई जब एक तो केस है R वाला, एक है XL ओनली, एक है XC ओनली, ठीक है। एक है मिक्स वाला मतलब LCR वाला। इसमें कोण कितना है? वो फेज एंगल कितना बनता है? 90। इसमें फेज एंगल 90, तो P बार कितना हो जाएगा? 0। इसमें P बार 0, यहाँ फेज एंगल कितना बनता है? 0, तो P बार कितना हो जाएगा? ये मैक्सिमम हो जाएगा VRMS डॉट IRMS। ये अलग केस है, यहाँ आपके पास फाई की एक अलग से वैल्यू है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एक आधी टर्म और बाकी है, वो भी देख ही लो, क्या छोड़ना है। लास्ट आता है अपने पास LC ऑसिलेशन, शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। LC ऑसिलेशंस, LC दोलन। LC ऑसिलेशंस आपको क्या बोल रहे हैं? देखो LC ऑसिलेशंस ये बोल रहे हैं, आपने एक सर्किट बनाया, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद आपने उसमें एक कुंडली लगाई और उनको अटैच करके छोड़ दिया, तो क्या होगा? पहले इसके अंदर विद्युतीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा है, अब वो जाएगी इसको चार्ज करेगी कुंडली को, कुंडली के अंदर वो आएगी चुंबकीय के रूप में, फिर वापस यहां जाएगी विद्युतीय के रूप में, फिर यहां तुम्हारे पास कुंडली के रूप में। तो इसमें जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो किस तरीके से होगी? देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रूप में होगी? ये होगी Q²/2C, और C के रूप में आप इसे क्या लिखते हो? Q²/2C लिख दो, Q²/2C। इसमें जो
एनर्जी होगी वो मैग्नेटिक के रूप में होगी, वो होगी 1/2 Li²। इसमें इस रूप में होगी, इसमें इस रूप में होगी, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, UE प्लस UM। UE कितना होता है, Q²/2C, और यहाँ है 1/2 Li², ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है कि आपके पास UE है और क्या है, UM है। हो सकता है इसका मान क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। हो सकता है इसका क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो UE मैक्सिमम कितना हो सकता है आपके पास, ये 4 से बनता है, तो हो सकता है चार्ज का मान क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, Q मैक्सिमम²/2C। इस केस में UM कितना रहेगा, 0। ये क्या होगा, मिनिमम। दूसरा केस हो सकता है आपके पास E मिनिमम, ये मिनिमम हो जाए तो ये कितना होगा, 0। और हो सकता है ये मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम, हो सकता है नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 L I मैक्सिमम का स्क्वायर, ठीक है। ये जो मैक्सिमम वाली जो केस है उसमें एनर्जी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, क्योंकि योग तो हमेशा ही बराबर है, इनका जो टोटल U है वो तो हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जो आपके पास Q² मैक्सिमम/2C बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 LIM² मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम जो है ये दोनों चीजें हमेशा क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। कुल ऊर्जा क्या रहेगी, नियत रहेगी, आप इसे कहते हो ये चीज क्या रहेगी, हमेशा नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर अपने पास इतना ही था। AC अल्टरनेटिंग करंट जो आपका चैप्टर है वो इस थ्योरी के साथ फिनिश होता है। इसके क्वेश्चन अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो आपका कंट्रीब्यूशन पीछे नहीं रहना चाहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताते रहिए आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, ठीक है। हम अपना बेस्ट प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।